गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और छुट्टियों में आपने अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कृषि चैप्टर को पढ़ा, सीखा। वी हैव read about the agriculture chapter, and under that we have read about the geographical conditions of all the crops. हम लोगों ने सभी क्रॉप्स के भौगोलिक उसकी स्थिति के बारे में पढ़ा। Now today we are going to study the agriculture only, but under that we are going to study about the टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो हमारे तकनीकी और संस्थागत सुधार के बारे में आज हम सीखेंगे कि एग्रीकल्चर में टेक्निकल और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी क्या ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अबाउट द technological and institutional reform. Indian agriculture provides livelihood for 60 to 70% of population. Agriculture ensures food security for people and raw material for agricultural base industry. Hence, it is essential to bring technological and the institutional reforms. इसीलिए तकनीकी और संस्थागत जो भी सुधार है वो बहुत ज़रूरी है हमारी सरकार की तरफ से, कि हमारे किसानों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। जो खेती करते हैं, अगर उनको तकनीकी सुविधाएं मिल जाती हैं तो उस तरह से वो अपने क्रॉप्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसकी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको वो बढ़ा सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन इंडिया, तो हमारे किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं, इसके बारे में अभी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो समस्याएं हैं, द मेन प्रॉब्लम्स आर डिपेंडेंस ऑन मॉनसूनल रेनफॉल। सबसे पहला जो है वो मौसम पर निर्भर। हमारे किसान जो हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? मॉनसून पे। वो मौसम पर निर्भर करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सेकंड इज़ सब्सिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग। तो दूसरी जो समस्या है वो खेती की निर्वाह प्रकृति है। तो वो इस तरह की है कि इसमें जो है वो आप किसान जो है वो केवल अपने लिए, मतलब बहुत छोटी छोटी खेती करते हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स में वो ज़्यादातर अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही अनाजों को उगाते हैं, सेल के लिए बहुत कम। क्योंकि सेल, जब आप मार्केट में सेल करने के लिए अनाजों को उगाते हैं, व्हेन यू आर ग्रोइंग द बम्पर क्रॉप्स, देन यू नीड the technological facilities, and that is very important for the growth of crops on a big fields or on a big plantation crops. Now the third is traditional method of farming, less productive seeds, वुडन प्लॉज, लिमिटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो ये चीज़ जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, पुराने या परंपरागत तरीके की खेती, पुराने तरीके की खेती, उसमें
कम उपजाऊ वाले बीज, लकड़ी का हल और उर्वरक जैसे जो खाद है उसका प्रयोग करते हैं किसान। उसके बाद आप देखेंगे 4th, पुअर फार्मर्स एंड द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। गरीब और निर्धन जो किसान हैं वो छोटी छोटी आकार की ज़मीनों को जोतते और बोते हैं, जिससे वो केवल अपना ही पेट पालते हैं, वो बाज़ार में बेचते नहीं हैं। एंड द 5th इज प्रॉब्लम, वी आर स्टडिंग द प्रॉब्लम, लैक ऑफ मशीन्स एंड डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स फॉर फार्म ऑपरेशन। तो इसको आप इस तरह से देख लें कि मशीनों की कमी है और खेतों के लिए, जब हम खेती करते हैं तो खेतों के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं कि अगर जानवर, जैसे आपने देखा होगा कि 2 बैलों की जोड़ी जैसे कहलाते हैं, इसके पीछे हल लगी रहती है, तो हल से खेतों को जोतते हैं। तो ये ज़्यादातर वो एनिमल्स पे निर्भर करते हैं, जानवरों पे। अगर जानवर कमज़ोर हैं या उनको अच्छा चारा नहीं मिल रहा तो वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मशीन उसका दुगना 4 गुना अनाजों को जो है वो ज़मीनों को फर्टाइल करती है, ज़मीनों को जोतती है, बोती है। लेकिन मशीन से जितना तेज़ी से आप काम करेंगे, जितना तेज़ी से और जितना ज़्यादा अनाजों को आप उगाएंगे, उतना एनिमल्स खेतों को नहीं उतनी तेज़ी से, जैसे ट्रैक्टर आप ले लीजिए, ट्रैक्टर से अगर आप खेत जोतते हैं तो वो थोड़ी देर में काफ़ी खेत जो है वो बन जाता है, जोत लिया जाता है, लेकिन जो है प्लॉ कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप जानवरों से करवाएंगे तो वो कम समय लेगा। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये मेन हमारी जो है ये कठिनाइयाँ हैं, हमारी परेशानियाँ हैं जो हमारे किसान आज की डेट में इसको जो है परेशानियों को उठा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। अब हमारी सरकार ने जो है वो संस्थागत सुधार लागू किया, जिसमें हमारी सरकार ने बहुत सी चीज़ों को में सुधार किया। एंड द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स विद द गुड टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट्स। नाउ द फर्स्ट इज़, उसमें सबसे पहला जो है वी विल स्टडी इन द पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लैंड रिफॉर्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारी जो सरकार ने उसको हम देश की आज़ादी के बाद भूमि सुधार को लागू किया। लैंड रिफॉर्म का मतलब है भूमि सुधार। सेकंड, ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड एंड लैंड वाज गिवन बैक टू द एक्चुअल टेलर्स। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया। किसने? हमारी सरकार ने। और जो वास्तविक मालिक थे उस ज़मीन के, वास्तविक किसानों को ज़मींदारों से लेके वापस कर दिया, जिससे कि हमारे किसान अच्छी तरीके से अपने खेतों को, उस पर अपने क्रॉप्स को बो सकें। क्योंकि पहले ज़माने में ज़मींदार गरीबों से ज़मीनों को हड़प लेते थे। तो ये 2 स्टेप्स बहुत अच्छे हमारे सरकार ने हमारे किसानों को सुविधाएं दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लैंड को रिफॉर्म किया, ठीक है, भूमि सुधार, तो बड़ी बड़ी ज़मीनों को टुकड़े टुकड़े में किया कि वो किसान अपने तरीके से जोत बो सके। फिर ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। और तीसरा बहुत बड़ा काम हुआ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो जो भूमि जोत का जो चकबंदी
सिस्टम था चकबंदी कर देना। तो जो टुकड़ों में ज़मीन बटी, टुकड़ों में बटी भूमि को एक बड़ी भूमि बनाना, एक बड़ा खेत बनाना, जिससे सारे काम एक साथ मशीन के ज़रिए से वो काम हो सके। क्योंकि छोटी छोटी ज़मीनों पे ये टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वही छोटे छोटे के टुकड़ों की ज़मीन बड़ी हो जाती है तो उसको जोतना बोना मशीनों के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी सरकार ने ये तीसरा कदम उठाया, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब भूमि जोत का समेकलन या चकबंदी करना। उसके बाद आप फोर्थ देखेंगे पॉइंट में, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो किसानों के लाभ के लिए बहुत तरीके की स्कीम या योजना लागू किया गया हमारी सरकार के तरफ से। उसमें बहुत सी योजनाएं हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है किसान क्रेडिट कार्ड का जो है वो का शुरुआत हुई कि उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, उसको शॉर्ट में KCC भी बोलते हैं। सेकेंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। उसके बाद आप देखेंगे क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, जिसके अंदर अगर सूखे से, ड्राउट से फसल ख़राब होती है तो उसका मुआवजा मिलता है, बाढ़ से होती है, फ्लड से होती तो उसका मुआवजा मिलता है, फिर उसके बाद साइक्लोन चक्रवात से होती तो उसका मुआवजा सरकार देती है, और फिर डिजीज़ेस, किसी भी बीमारी, खेतों में बीमारी से अगर खेत खराब हो गए हैं तो उसका भी सरकार मुआवजा देती है, जिससे जो है किसानों का थोड़ा सा जीवन सरल हो गया है। फिर हमारी किसान सब्सिडी देती है, हमारी सरकार सब्सिडी देती है किसको? किसानों को, ऑन पावर, बिजली पे, फर्टिलाइजर्स, वाटर पे, पेस्टिसाइड एंड सीड्स। तो किसानों को इन सभी चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है। तो उसमें आप सरकारी सहायता मिलती है, जिस पे उनको कम दामों पे ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे अगर वो बिजली का, जैसे सरकार सहायकी उपलब्ध कराती है, जैसे कि उनको ऊर्जा लेनी हो, पावर लेना हो, बिजली लेना हो, या खाद लेना हो, या बीज लेना हो, या जल सिंचाई या इरिगेशन के लिए उनको वाटर सप्लाई चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, सहायता देती है। जो सरकार जो एकदम मिनिमम रेट होता है उसको लगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि गैस पे सब्सिडी मिलती है ना, तो इस तरह से। अब आप देखिए उसके बाद और भी बहुत सी स्कीम्स है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्मन बैंक्स ग्रामीण बैंक, किस तरह कोऑपरेटिव बैंक्स, हमारे गांव में ग्रामीण बैंक खुल गए हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स खुल गए हैं जो कम इंटरेस्ट पे किसानों को सारी सुविधाएं देते हैं। जैसे ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सरकारी समितियों से ऋण मतलब लोन लेने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं हमारी सरकार की तरफ से। फिर उसके बाद आप देखते हैं, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश रीजनल मार्केट मंडीज and connected them by roads to village। बहुत सुंदर काम ये हुआ है। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार की सुविधा सरकार ने दी कि किसानों को शहर आना ही ना पड़े, अपने अनाज को वो गांव में ही और गांव की मंडी में ही, गांव के बाज़ार में वो वहीं के वहीं अपने अनाजों को बेच दें। फिर मंडी से शहर से मंडी और मंडी से शहर
के लिए उन्होंने सुंदर सड़कों का निर्माण किया। हमारी सरकार ने ये सारे काम किए जिससे कि हमारे किसानों को सुविधाएं मिल सकें। उसके बाद आप देखिए और क्या सुविधाएं मिली। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड द एग्रीकल्चरल प्रोग्राम ऑन रेडियो एंड द टीवी। बहुत सुंदर काम हुआ कि दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कि घर बैठे बैठे किसान जो है वो रेडियो में या कोई भी सुविधाओं से वो ये बात जान ले, सीख ले कि हमें किस तरीके से खेती को करना है, और जो मौसम की भी जानकारी वगैरह उनको मिल जाती है, जिससे वो अलर्ट हो जाते हैं, जिससे वो सतर्क हो जाते हैं और अपने खेतों की सुरक्षा वो पहले से ही कर लेते हैं। दीज अबव मेंशन फैसिलिटीज़, जो ऊपर जो मेंशन दिए गए हैं, वर इंट्रोड्यूस इन 1980। तो 1980 में ये सारी जो भी फैसिलिटीज़ है सरकार ने ये दिया, अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ये जो हमने अभी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को जो सुधारों को पढ़ा सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें 1980 में ही लागू हो गई थी। These changes were introduced to farmers as package for improving agriculture। तो ये अब नई तरीके से इसको एक पैकेज का नाम दिया गया है, जो हम किसानों के लिए हम इसको प्रसारित करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो एग्रीकल्चर की सारी चीज़ों को सीखें। तो अब बच्चों, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरीके से जो भी संस्थागत सुधार और टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा, आपने अच्छे से उसको सीखा। अब हम शॉर्ट नोट्स में भूदान और ग्रामदान के बारे में सीखते हैं। तो ये भूदान जब हम किसानों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम खेती बाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें भूदान क्या है और ग्रामदान क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगी, अगर आप चाहें तो इसको नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। बार बार सुन करके मैं धीरे धीरे इसको पढ़ के आपको बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय भूदान और ग्रामदान? तो क्यों इसका नाम भूदान और ग्रामदान रखा गया? तो पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि भूदान और ग्रामदान क्या है। आचार्य विनोबा भावे played an important role in the Satyagraha movement, which was started by Gandhiji. After the death of Gandhiji, Vinoba Bhave spread the thought of Gandhiji in all over the country. At that time, when he was delivering lecture, some poor people demanded some lands for their economic well-being. Suddenly, Shri Ram Chandra Reddy offered 80 acres of land to 80 villages. This act was known as Bhudan. Later, some zamindars offered their village among the landless villagers. This is known as Gramdan. Both this movement is known as bloodless revolution. Bloodless revolution. ये दोनों दान जो हैं, ग्रामदान और भूदान, तो इसको हम जब हिंदी में पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में एक निष्ठावान सत्याग्रही के रूप में भाग लिया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा
या विचार में गहरी आस्था थी। गांधी जी के शहादत मतलब मृत्यु के बाद विनोबा भावे उनके संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए या उन्होंने यात्रा की। तब कुछ भूमिहीन किसान या गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने और या अपने लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 ग्रामीणों को अपनी 80 एकड़ भूमि दान करने की घोषणा कर दी। इसे भूदान के नाम से जाना गया। जब उन्होंने ज़मीन 80 एकड़ भूमि मतलब ज़मीन को दान कर दिया, तो इसी मारे चूँकि भूमि दान हुई थी, इसी मारे उसको भूदान कहा गया। भूदान का मतलब ज़मीन का दान। कुछ ज़मींदारों ने गरीबों को पूरा गांव देने की घोषणा कर दी। मतलब कि कुछ ज़मींदारों ने जब देखा कि श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 जो है वो ग्रामीणों को अपने एक एकड़ ज़मीन 80 एकड़ ज़मीन को दान कर दिया, तो उसको भूदान कहा गया। तो ज़मींदारों ने अपने पूरी गांव को दान में दे दिया, तो इसलिए उसका नाम ग्राम दान रखा गया। मतलब पूरे गांव का मतलब ग्राम होता है, पूरे एक गांव को बोलते हैं। तो वो दान उसी मारे उसका नाम ग्राम दान कहा गया। इस भूदान और ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। जब ये दोनों एक साथ जुड़ गए, जैसे उसमें भूदान भी और ग्राम दान भी, ज़मीन का भी दान और जो पूरे गाँवों का दान, पूरे ग्रामों का दान, जब ये दोनों का आंदोलन दोनों को जुड़ के इसको क्या नाम दिया गया? रक्तहीन क्रांति। बिना रक्त बहाए, बिना मार काट किए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत ही प्यार से गरीबों को ज़मीनों का दान हुआ, ग्रामों का दान हुआ, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। उम्मीद करते हैं बच्चों को आपको मेरा ये चैप्टर जो हम लोग ने कृषि चैप्टर, the agriculture chapter we have read, I hope you have understood very nicely. Today we have completed the agriculture chapter. बच्चों आज हमने कृषि चैप्टर को यहाँ ख़त्म किया। अगले हफ्ते से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। God bless you all. Thank you very much.